व्हेन यू टॉक अबाउट द अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग, कुछ बेसिक चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे अभी ना क्लास से पहले आंसर चेक कर रहा था, तो अभी भी ना कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे जो एस्पिरेंट्स जो है ना, वो समझते नहीं इस चीज को कि द आंसर राइटिंग अप्रोच ऑफ जनरल स्टडीज इज डिफरेंट ऑफ द आंसर राइटिंग अप्रोच ऑफ ऑप्शनल। जनरल स्टडीज की जो आंसर राइटिंग अप्रोच है ना, जिसकी हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो ना हमारा एक बेसिक कैरेक्टर बन जाता है कि यार इंट्रोडक्शन लिखी छोटी सी, छोटा सा कंक्लूजन लिखना लास्ट में, बीच में पॉइंटर चिपका देने, ठीक है ना। हालांकि आसान वो भी नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं कि लिखना बहुत आसान है, ठीक है, पर वो ऑप्शनल के आंसर से लिखना रिलेटिवली इजी है। ऑप्शनल के आंसर से रिलेटिवली इजी क्यों है? क्योंकि जीएस में हमारे ना फ्लो ऑफ आंसर, कंटेंट ऑफ आंसर चेक नहीं होता। कंटेंट ऑफ आंसर का मतलब क्या है कि कंटेंट ऑफ आंसर दो प्रकार का होता है कि व्हेन यू शो ऑफ द नॉलेज इन योर आंसर राइटिंग, दो तरह की होती है कि इन वन यू शो द डेप्थ ऑफ द आंसर एंड सेकंड योर आंसर कैन बी शैलो एज वेल। इन जनरल स्टडीज योर शैलो आंसर्स कैन फंक्शन। जनरल स्टडीज में आपके जो शैलो आंसर्स होते हैं ना, वो फंक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर अपन लोग मेंस के ऑप्शनल की बात करें ना, तो ऑप्शनल में द डेप्थ ऑफ आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट शुड फील दैट यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग। जीएस में चल जाता है ऐसे भी, जीएस में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जीएस में कंटेंट फेंकना है। यहां पे आपको ये समझाना पड़ेगा कि यार जो मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं, ये मुझे पता है मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, वेग चीजें नहीं लिख रहे, राइट। तो आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट वी हैव टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द आंसर। हमने ना क्वालिटी ऑफ द आंसर को इंश्योर करना है। अभी क्वालिटी ऑफ द आंसर को इंश्योर करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो अपनी राइटिंग पे काम कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखनी जैसा मैं लिखता हूं, थोड़ी साफ लिखनी है, ठीक है। सो योर राइटिंग ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये मत सोच के प्रैक्टिस करो कि तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, रफ वर्क है, रफ वर्क कुछ नहीं होता, आदत बन जाती है, ठीक है। तो जब भी लिखना है, साफ लिखना है। क्वालिटी ऑफ आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ आंसर ना पता कैसे लगेगा कि व्हेन यू एंश्योर गुड प्रेजेंटेशन एंड द फ्लो ऑफ आंसर, आपके आंसर में एक अच्छी प्रेजेंटेशन, एक अच्छा फ्लो होना चाहिए, ठीक है। आपके आंसर में प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो मैटर करता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है कि आप कुछ समझाना चाहते हो, टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट ना, अगले को बात समझ नहीं आती है, ठीक है ना, अगले को बात समझ नहीं आती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हमारे सामने कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो पढ़ाने के लिए डेमोस देने आते हैं, बहुत सारे, उनमें नॉलेज हमसे ज्यादा होती है कई बार, ठीक है ना। हमारे पास कई सारे ऐसे लोग कंटेंट में बैठे हैं जो किसी भी फील्ड का, किसी भी टॉपिक का कंटेंट बना देते हैं, ठीक है ना। उनकी नॉलेज हमसे ज्यादा होती है और हमसे ज्यादा वो करंट से भी अपडेटेड होते हैं, बट डिफरेंस कहां जाता है कि वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और कईयों में तो इतना भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, दैट अगर हम उनको बोलेंगे तू सही है, तू क्लास ले ले, ठीक है, वो नहीं बोलते, नहीं सर हमने क्लास नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आंसर राइटिंग एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग एक कम्युनिकेशन है कि जब आप किसी को मैसेज लिखते हो ना, आप उसको अपना कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ, ठीक है, दिल खोल के आप मैसेज लिख रहे हो किसी के लिए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आंसर भी है कि आंसर के थ्रू वो व्यक्ति आपको जान रहा है, आंसर के थ्रू वो व्यक्ति आपको समझ रहा है कि आपको कितनी जानकारी है जिस चीज के बारे में लिख रहे हो। तो अगर क्वेश्चन कुछ और है, लिखी बेबुनियाद बातें जा रही हो ना, उसको पता लग जाएगा ये नंबर नहीं देने इसको। सो आप ये सोचो कि यार ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ होती है, ठीक है ना। कोई फिल्म देखते हो, उसकी कहानी में ब्रेक हो जाए मजा नहीं आता ना, तो ये वही लगा के चलो, ब्रेक नहीं होनी चाहिए कहानी में, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। तो वो फ्लो और वो प्रेजेंटेशन मैटर करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर को अप्रोच कैसे कर रहे हो, इसीलिए प्रैक्टिस मैटर करती है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो आपने आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को समझना है। सो जब आप आंसर लिख रहे हो, तो आपने उससे पहले सबसे पहला प्री रिक्विजिट क्या है? क्वेश्चन। कि सर डिमांड क्या है क्वेश्चन का, सवाल है क्या? सवाल कुछ और है, समझ कुछ आया नहीं, लिखी कुछ और जा रहे हो, तो नंबर तो कैसे मिलेंगे? सो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो व्हेन यू आर राइट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में जैसे मैं हर बार सिंपल है, जीएस में भी सेम है, ऑप्शन में भी सेम है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 3 C's।
कॉन्टेक्स्ट, कमांड एंड कंटेंट। तीन चीजें होती हैं, कॉन्टेक्स्ट, कमांड एंड कंटेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर वापस आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर वापस आएंगे। क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें। प्लेटो वॉज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, पॉपर की स्टेटमेंट है। ट्वेंटी मार्क्स, यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, 20 नंबर में पूछा है। अब ना सर देखो, जब भी पेपर में चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो ना, उसमें ना आप एक डिफरेंस समझो या इस चीज को समझो। आपने जीएस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, ठीक है ना? जब आपने जीएस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया ना, तो आपने ये चीज शायद रियलाइज करी हो कि 10 और 15 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, उनमें लिखने में डिफरेंस आ जाता है। इट इज इजियर टू राइट अ 15 मार्कर रादर देन राइटिंग 10 मार्कर। ठीक है ना? अब आप, मुझे पता नहीं कि आपको क्या लगता है, पर मुझे तो हमेशा ऐसे लगता था। जैसे जब हम पेपर देते थे पहले, तो 12.5 नंबर का क्वेश्चन आता था, उसमें 200 वर्ड लिखने होते थे, तो 20 के 20 क्वेश्चन 12.5 नंबर के होते थे। जहां तक आई रिमेंबर, इट वाज 2017 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट दे चेंज इट टू 10 एंड 15 मार्कर। तो अगर आप आज भी जीएस के पेपर उठा के देखो ना, 10 नंबर वाला क्वेश्चन लिखना टफ है 15 वाले से, क्योंकि 10 नंबर वाला क्वेश्चन ना यूपीएससी हमेशा वैसे पूछता है जिसमें आपके पास कंटेंट ज्यादा होता है, तो आपको रैशनलाइज करना डिफिकल्ट होता है। आंसर को ना इलोंगेट करना आसान है, रैशनलाइज करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अब ना जब भी बच्चा ये तैयारी करता है ना कि प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, मैक्सिमम द एस्पिरेंट्स ट्राई टू राइट इट इन 100-150 वर्ड्स। छोटा सा तो है। यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी करा 200 नंबर, 220 मार्क्स। ऑप्शनल में 10 नंबर मतलब 150, 15 नंबर मतलब 200, 20 नंबर मतलब 250। तो आपने 250 वर्ड में लिखना है इसको। जीएस में होता है ना 10 मतलब 150, 15 मतलब 250। जीएस में 15 250 होता है, इसमें 20 250 है। ठीक है, 15 200 है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। अब इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ, कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली होता है कि क्वेश्चन का कोर क्या है। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली मींस दैट व्हाट इज द कोर ऑफ द क्वेश्चन, because it is very important to understand the core of the question, because the core of the question shall define the content of the question। कि जो पूछा है वही तो डिफाइन करेगा ना। सो कॉन्टेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट डिफाइंस द कंटेंट ऑफ द आंसर, बिकॉज इट डिफाइंस द कंटेंट ऑफ द आंसर। कि आपने क्वेश्चन में लिखना क्या है ना, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। देन कम्स कमांड। जैसे इसमें कमांड है कमेंट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल। जीएस में इंपॉर्टेंट है, बट ऑप्शनल में इट इज द कमांड विच हैज बीन आस्क्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कमेंट। ठीक है, क्योंकि सिंपल है यार। पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, उसके 5 भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी, उसके 5 भाग है। पता नहीं इस बात का तो आपको, है ना? तो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 के 10 क्वेश्चन का कमांड क्या है? कमेंट। ठीक है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली मोस्ट रिपीटेड कमांड होगी है। ठीक है, और उसके अलावा देखो 20 नंबर में कमेंट पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कमांड कुछ भी नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। पर पहले क्वेश्चन के और 5वें क्वेश्चन की अभी तक कमांड कमेंट ही आती है, 10-10 नंबर का सवाल है। ठीक है, अगर आप जीएस में जाते हो तो जीएस में द कमांड दैट हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम, जीएस पेपर 2, 1 3 अलग है, 4 अलग है, मैं जीएस पेपर 2 की बात कर रहा हूं। जीएस पेपर 2 में द कमांड दैट हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम बाय यूपीएससी इज एक्सप्लेन इन लास्ट 10 इयर्स। ठीक है ना, वहां पे कमेंट नहीं, वहां पे एक्सप्लेन हाईएस्ट यूज कमांड है, यहां पे कमेंट हाईएस्ट यूज कमांड है। तो क्योंकि कमांड के बेसिस के ऊपर आपका आंसर बदल जाएगा, क्योंकि कमांड जो है ना, इट शैल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द आंसर। कमांड जो है वो डिसाइड करेगी
द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ आंसर। कि यार अगर कमेंट है तो आंसर में क्या लिखना है, अगर एक्सप्लेन है तो आंसर में क्या लिखना है, अगर क्रिटिकली एग्जामिन है तो आंसर में क्या लिखना है, ये सब कुछ चेंज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कमांड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कमेंट है, कमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ड कमेंट? हाँ जी, यू विल गिव योर ओपिनियन, दैट मींस यू हैव टू एंड द आंसर बाय गिविंग योर ओपिनियन, एंड योर ओपिनियन डज नॉट मीन योर ओपिनियन, है ना। तुम्हारा नहीं है कि मैं सोचता हूं प्लेटो के बारे में, नहीं, तुम नहीं सोचते हो प्लेटो के बारे में, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम यही है अल्टीमेटली ना, आंसर राइटिंग में ना बच्चों को सबसे प्रॉब्लम पता क्या आती है कि ऑलमोस्ट सारे आंसर सेम से लगते हैं, कह तो देते हैं कमांड, पर ऑलमोस्ट सारे आंसर में कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अब देखो ना, डिस्कस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्कस? डिस्कस का मतलब होता है राइट द प्रोज एंड कॉन्स। डिस्कस बेसिकली मींस अ काइंड ऑफ अ रिटन डिस्कशन, मीन डिस्कस बेसिकली मींस रिटन डिबेट, है ना, कि आप सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करोगे, आप सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करोगे। अब ना यहां पे आपने इस चीज को समझना है कि अक्सर ना लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डिस्कस पढ़ते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, बट व्हेन द क्वेश्चन comes and they have used the word discuss or any other command, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के देखना। हमने बचपन में इंग्लिश से पढ़ी होगी, है ना, व्याकरण ग्रामर कुछ भी पढ़ी होगी, उसमें ना इंग्लिश में एक आता था टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना, कि यूज कहां हुआ है वर्ब और सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, कि राधा जो है वो शाम के साथ स्कूल जा रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, शाम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये समझना है कि क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं कि वो देखते हैं डिस्कस लिखा हुआ है, लिखना शुरू कर देते हैं, डिस्कस पहले आ रहा है कि डिस्कस बाद में आ रहा है। अगर डिस्कस क्वेश्चन के पहले है मतलब कुछ और है, डिस्कस क्वेश्चन के बाद है, फुल स्टॉप डाल के डिस्कस लिखा है मतलब कुछ और है, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, वहीं पर डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है लोगों को। सो जब भी आंसर लिखना है पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क फ्रॉम यू, क्योंकि ऑप्शनल में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दैट यू हैव टू रीड द पेपर प्रॉपरली, यू हैव टू रीड द पेपर प्रॉपरली बिकॉज अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन मेक्स और ब्रेक द थिंग्स, ठीक है। कि पेपर में कौन से क्वेश्चन को ऑप्ट आउट करना है, कौन से को ऑप्ट करके लिखना है, कौन से को छोड़ देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी हो गया, 5 कंपलसरी हो गया, यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये गेम बिगाड़ते हैं, 20 15 15 सेम हेयर सेम हेयर सेम, यहां पे यहां पे यहां पे, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं, उठा देते हैं, ये दो नहीं आते, तो सिंपल है सर, 30 इज ग्रेटर देन 20, बेसिक है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हमें 20 नंबर वाले में हाफ क्वेश्चन आता है कि थोड़ा बहुत लिख लेंगे, हम पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, लिख लेंगे, ये भी ना कि बिल्कुल नहीं आता, ये भी ना बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है, पर लिख लेंगे। पर 15 15 वाले तो बहुत अच्छी तरह आते हैं, तो मैं इसके बजाय इसको चूज करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, ठीक है, क्योंकि यहां पे सर नंबर निकल जाते हैं, टाइम भी निकल जाता है, ठीक है। 60 नंबर का पेपर एक बार रह गया, खत्म हो जाता है काम, हुआ है ना, एग्जाम एक्सपीरियंस आता है कि गड़बड़ हो जाती है, पेपर खत्म हो जाता है, वहीं भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, तुम्हारा टाइम भी खत्म हो जाता है, तुम्हारा दिमाग भी फट जाता है कि यार क्या गलती कर दी, ठीक है ना, कि ये गलती कर दी, 20 नंबर के पीछे भाग गए, 30 नंबर खराब हो गए, ठीक है। अब अगला में फिर दोबारा सोच के लिखना पड़ेगा, इसको काटेंगे इसी को लिखें, वहां पर ये भी दिमाग में आता है इसको काट दें इसको आगे लिखें, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो अगला छूट जाएगा, तो करें क्या, फिर मन पे पत्थर रख के वही लिखना पड़ता है कि चल इसको लिख दे अगले 20 15 दिन, पर अंदर आके पता होता है कि यार क्वेश्चन, बाहर आके पता होता है कि यार क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ये जो 50 नंबर हैं ये उड़ गए, ठीक है। तो जहां बच्चे 250 में खेल रहे हैं आप 200 पे खेल रहे हो, ठीक है ना। तो आप अपने आप ही दिमाग में अगले साल की तैयारी करना शुरू कर देते हो कि अगले साल गलती नहीं करूंगा, ठीक है ना, पता होता है ना यार, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है।
तो यहां पे कमांड बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। तो इसी चीज को समझने के लिए हमने बोला कि कमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। और दिस आता है कंटेंट। कंटेंट के साथ एक कीवर्ड आता है जिसको मैं हर बार लगाता हूं, इसको बोलते हैं रेलेवेंट कंटेंट। इसका मतलब होता है दैट व्हाट टू राइट। रेलेवेंट कंटेंट लिखना है। अभी बताऊंगा इसका गुरु की, डोंट वरी, अभी बताता हूं इसको कि व्हाट टू राइट, कि लिखना क्या है। ये नहीं है कि कुछ भी लिखे जा रहे हो। ठीक है, कि तुमसे पूछा है कि प्लेटो वॉज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ठीक है, तुम लिख रहे हो कि यार प्लेटो ने ये थ्योरी दी। ठीक है, प्लेटो को एरिस्टोटल ने क्रिटिक कर दिया, प्लेटो ने अपनी थ्योरी को सुधार लिया, 150 वर्ड हो गए, फिर कहते कि ओहो पॉपर को कुछ कह रहा था। ये नहीं करना है। ठीक है ना, व्हाट टू राइट। once you understand the context of the question, understand the command, then go to what to write. And whenever you are writing an answer ना, whenever you are writing an answer, तो आंसर में दो चीजें होती है सर। एक होता है आर्ग्यूमेंट, एक होता है सब्सटेंशिएट द आर्ग्यूमेंट। दो चीजें होती हैं आंसर में, वन इज द आर्ग्यूमेंट, वन इज द सब्सटेंशिएशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ये। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि तुमने बताया कि हाँ यार, जैसे पॉपर प्लेटो इज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, फुल स्टॉप, ये आर्ग्यूमेंट है। इसको सब्सटेंशिएट कैसे करोगे, बताओगे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि पॉपर ने बोला कि प्लेटो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है। अब प्लेटो को पॉपर क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहा है कि पॉपर वाज एन एंटी इंडिविजुअलिस्ट या एंटी ह्यूमनिस्ट या एंटी डेमोक्रेटिक। हाउ प्लेटो इज एन एंटी डेमोक्रेटिक। अगर मैं सिंपली लिख दिया कि प्लेटो वाज एंटी डेमोक्रेटिक, फुल स्टॉप, नहीं नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, आपने दिया कि प्रॉपर प्लेटो जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दे रहा है, नंबर नहीं मिलेंगे। प्लेटो टोटलिटेरियन स्टेट बना रहा, प्लेटो वाज एज नोन एज द फर्स्ट फासिस्ट, फुल स्टॉप, नंबर नहीं मिलेंगे। प्लेटो एज द फर्स्ट फासिस्ट एज या बिकॉज, नंबर तब मिलेंगे। तो आर्ग्यूमेंट इज प्लेटो इज द फर्स्ट फासिस्ट, बिकॉज के बाद जो तुम लिखोगे वो उसका सब्सटेंशिएशन है। तो जब तक इन दोनों में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक इनमें कोरिलेशन नहीं है तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दैट हाउ यू कोरिलेट दीज टू थिंग्स, द आर्ग्यूमेंट एंड द सब्सटेंशिएशन ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट। राइट, द आर्ग्यूमेंट एंड द सब्सटेंशिएशन ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, कमेंट। आसान सवाल है। ठीक है, इसका कंटेक्स्ट आप लोगों को समझ आया कि प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, इसमें ये पूछ रहा है। दूसरा आता है डिस्कस, इसकी कमेंट इसकी कमांड होगी। तो जब कमेंट इसकी कमांड होगी तो हमने सिंपल लिखना शुरू करना है कि इस क्वेश्चन में लिखेंगे क्या। अब इस क्वेश्चन में हम तीन भाग बनाएंगे, एक तो होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन। तीनों की अपना अपना रोल है, तीनों का अपना अपना रेलेवेंस है। सबसे ज्यादा नंबर बॉडी के भाग के होते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की वेटेज नहीं है। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की कितनी वेटेज है इसकी हमें जानकारी तो नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने कोई बताया नहीं है। ठीक है ना, पर फिर भी इसका यह मतलब नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को डिनाई कर देंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं। तो जब हम इसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो जब हम इसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम सिंपली लिख सकते हैं बेसिक, मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली क्लासेस में कि फिक्स द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, इन द इंट्रोडक्शन यू कैन सिंपली गिव वन लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटो अलोंगसाइड द नेम ऑफ प्लेटोस बुक। जैसे अगर आपको याद होगा, हमने उस दिन को आंसर लिखा था रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ठीक है ना, उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिखी थी, उसमें हमने दो तीन चीजें आंसर में पहले ही लिख ली थी। पहले इंट्रोडक्शन में हमने उसमें लिख लिया था कि प्लेटो जो है वो रिपब्लिक उसकी किताब का नाम है, सॉक्रेटिक आइडिया है, नॉलेज इज वर्च्यू का कॉन्सेप्ट है। तीन चीजें हमने उसमें पहले लिख ली थी, पहली लाइन में ही। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लेटो एंड द नेम ऑफ हिज बुक। We can briefly introduce Plato and the name of his book. और यहीं पे हम लिख सकते हैं, and here we can write that how he creates or how he intends to create an ideal state.
हम यहां पे ये क्यों लिख रहे हैं दैट हाउ ही टेंड्स टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट ना, क्योंकि ना हमने आंसर में लिखना क्या है कि प्लेटो इज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। हम ना यहां पे आइडियल स्टेट को बनवा नहीं रहे हैं। हमारा यहां पे पर्पस प्लेटो की थ्योरी को एक्सप्लेन करना नहीं है, हमारा यहां पे पर्पस है ये बताना कि प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। तो हम नीचे के भाग में छोड़ ही नहीं रहे हैं कि हम ये एक्सप्लेन करें कि प्लेटो आइडियल स्टेट बना रहा है, क्योंकि नीचे के भाग में हमने ये कहना है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है, उसके ये फीचर्स हैं और ये उसका क्रिटिसिज्म है। हमारा यहां पे प्राइमरी कोटा जो लिखने वाला है दैट इज पॉपर्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो, बिकॉज हमने ये जस्टिफाई करना है कि पॉपर ने जो क्रिटिसिज्म किया वो क्रिटिसिज्म प्लेटो की आइडियल स्टेट के ऊपर कैसे टुकता है या फिर कैसे सही है। ठीक है ना। तो जब हम बॉडी के पोर्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, बॉडी के पोर्शन के ऊपर जाएंगे उससे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि प्लेटो in his book The Republic, किताब का नाम आ गया प्लेटो इन हिज बुक द रिपब्लिक डिस्कस्ड आइडियल स्टेट एज द कोर, डिस्कस्ड आइडियल स्टेट एज द कोर which was based on education, which was based on education। अब यहां पे एजुकेशन भी आ गया कि आइडियल स्टेट का बेसिस क्या है, एजुकेशन, which was based on education with the goal of creating just state। अब यहां पे हमने पॉइंट दर पॉइंट अंडरलाइन भी कर लिया, यहां पे हमने पॉइंट दर पॉइंट अंडरलाइन भी कर लिया कि प्लेटो कहना क्या चाह रहा है। नहीं, क्यों, पॉपर की बुक हम बाद में लिखेंगे ना। ठीक है ना, हमने इंट्रोडक्शन में पॉपर की किताब को एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है ना, हम ये बता रहे थे देखो पॉपर की किताब जो है ना वो हमारे क्वेश्चन का थीम है। हम उसमें ये बताएंगे कि यार पॉपर की किताब क्यों है, क्योंकि प्लेटो एग्जिस्ट करता है। एंड में नहीं आएगा, सेकंड पैराग्राफ में आ जाएगा वो, या थर्ड पैराग्राफ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पैरा इतने इतने साइज की हैं, हमारे पैरा इससे बड़े नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ना देखो अब यहां पे ये भी समझो, अगर तो क्वेश्चन था 10 नंबर का, ठीक है, तो हो सकता है हम पॉपर की किताब पहले पैराग्राफ में ले आते या दूसरे पैराग्राफ में ले आते। ये क्वेश्चन है 20 नंबर का, हमने उसको भी तो जस्टिफाई करना है ना, हमने इतना भी तो आंसर लिखना है कि हम 20 नंबर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब उसी में हम देखेंगे ना कि उसी में हम पॉपर का क्रिटिसिज्म भी लॉन्गिट्यूड लिखेंगे। अगर तो 10 नंबर का होता, हम पॉपर का सारा क्रिटिसिज्म ना लिखते, एसेंशियलिज्म हिस्टोरिसिज्म नहीं बात करते, हम कहते हैं कि पॉपर क्रिटिसाइज प्लेटो ऑन दीस थ्री फीचर्स, फुल स्टॉप आगे डाल के चलते थोड़ा सा। अब यहां पे 20 नंबर का है तो यहां पे हम थोड़ा सा और इलोंगेटेड मैनर में उसको एक्सप्लेन करेंगे, और यहां पे साथ साथ बताते जाएंगे जैसे मैंने बताया आर्गुमेंट एंड सब्सटेंशिएशन कि प्लेटोस आइडिया और प्लेटोस आइडियल स्टेट वाज हायरार्किकल अथॉरिटेरियन सोसाइटी which is incompatible to the principles of open society। ठीक है ना, तो इस तरह हम आर्गुमेंट सब्सटेंशिएशन देके पॉइंट दर पॉइंट एक्सप्लेन करते जाएंगे और बार बार हमारे आंसर में ओपन सोसाइटी रिपीट होगा। ठीक है ना, तो फिर हम मूव करते हैं बॉडी के पोर्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ जी मैम। हम्म, देखो जीएस में भी ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता क्वेश्चन के ऊपर और वेटेज के ऊपर। जैसे मैंने बोला कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होता तो हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में हो सकता है कि प्लेटो, अगर 10 नंबर क्वेश्चन होता तो हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक क्रिएटेड एन आइडियल स्टेट व्हिच टर्न्ड आउट टू बी हायरार्किकल एंड अथॉरिटेरियन एंड प्रॉपर क्रिटिसाइज्ड इन हिज बुक एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटीज। ठीक है, पर ये इंट्रोडक्शन जो 10 नंबर में है ना, ये बड़ी हॉचपॉच इंट्रोडक्शन हो जाती है। तो मैंने बोला ऑप्शनल और जीएस के आंसर में डिफरेंस है। ऑप्शनल में हम थोड़ा ठहराव के साथ आंसर लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में हम प्रॉपर को ले आएंगे। ठीक है ना, जीएस में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जब हम बॉडी के पोर्शन की बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बॉडी, तो इसमें हम बेसिक बात करेंगे। फर्स्ट, राइट लिटिल बिट अबाउट
प्लेटोज आइडियल स्टेट। क्योंकि सर आप किसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, पॉपर क्रिटिसाइज किसको कर रहा है, वो पहले बताओगे ना, कि सीधा पॉपर का क्रिटिसिज्म कर दोगे, ठीक है ना, कि पहले अगर किसी बंदे को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो बताओगे ना क्यों कर रहे हो, ये थोड़ी कोई सामने से उसको मारना शुरू कर दिया ताकि भैया हुआ क्या, ठीक है ना, वो बताना पड़ेगा कि भैया तेरी आइडियल स्टेट में कमी है। फिर उसके बाद हम करेंगे पॉपर्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब पॉपर्स क्रिटिसिज्म करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आपने पॉइंट लिख दिए, ठीक है, कि पॉपर ने बोल दिया कि प्लेटो एंटी ह्यूमनिस्ट है, पॉपर ने बोल दिया एसेंशियलिज्म हिस्टोरिसिज्म, ठीक है, और क्या तीसरा क्या था, होलिज्म, ठीक है ना, होलिज्म एसेंशियलिज्म हिस्टोरिसिज्म लिख दिया, कि प्लेटो की जो थ्योरी है वो सही नहीं है, डिड नॉट एक्सेप्ट डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट पावर ऑफ द फिलोसोफर किंग। सिर्फ ये 5-6 पॉइंट ऐसे नहीं जैसे जीएस में लिखते हैं, साथ में ये पॉइंट्स सब्सटेंशिएशन है, ठीक है। तो जो भी पॉपर का क्रिटिसिज्म है अभी हम देखेंगे वो सारा आएगा, एक एक करके लिखेंगे, पर साथ में बताना पड़ेगा कि प्लेटो के आइडियल स्टेट में ये कमी थी जिसकी वजह से पॉपर ने ये कहा, ये कमी थी पॉपर ने ये कहा, पॉइंटर में लिखेंगे एबीसी, ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली देयर विल बी द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, कंक्लूजन में मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि कंक्लूजन डज नॉट मीन दैट यू हैव टू प्रोवाइड द जिस्ट ऑफ द आंसर। अब ये बात ध्यान से सुनना, कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता दैट यू जस्ट प्रोवाइड द जिस्ट ऑफ द आंसर, कि जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दिया कि हेंस देयरफॉर, ठीक है ना, ऊपर भी तो वही लिखा है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप नहीं लिखोगे कि यार सारा एक्सप्लेन ऊपर कर दिया, हेंस एज पॉपर सेड प्लेटोस एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, तो बंदा कहेगा मैंने पढ़ लिया ऊपर यार, तूने हेंस डाल दिया तो ज्यादा मेरे ऊपर वेटेज तो नहीं आ गया, ऊपर भी तो वही लिखा है। तो जब डिफेंस करना, डिफेंस इस क्वेश्चन में होना चाहिए, सॉरी कंक्लूजन इस क्वेश्चन में होना चाहिए डिफेंस ऑफ प्लेटो। तो जैसे हमने पढ़ा लेविंसन इन हिज बुक द डिफेंस ऑफ प्लेटो, कंक्लूजन, कंक्लूजन में अपन लोग लिखेंगे डिफेंस ऑफ प्लेटो, जिसमें हम लोग लेविंसन का नाम लिखेंगे, हमने पढ़ा गया लिखा ही है ना, उसमें हम लेविंसन का नाम लिख देंगे, जिसमें हम लिख देंगे कि यार जो फासिस्ट फूसिस्ट पॉपर उसको बोल रहा है, एनीमे ओपन सोसाइटी बोल रहा है, गलत है, क्योंकि प्लेटो की जो स्टेट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन virtues, that is dependent on virtues, and philosopher king is virtuous and is an ideal just state, ठीक है। तो यहां पे हम डिफेंस लिख सकते हैं, हाँ जी मैम। क्यों हमने डालना है, डालना नहीं हमने, हमने 11 से, क्योंकि हमने देखो ना नाम है ना किताब का इन डिफेंस ऑफ प्लेटो, वही छोड़ देंगे उसको, इन डिफेंस ऑफ प्लेटो, बात समझे मेरी, हाँ या ना, ठीक है ना। अब देखते हैं सर, तो हमने इंट्रोडक्शन लिखी थी, ठीक है, अब हम सेकंड पैराग्राफ पे जाते हैं, लिखो प्लेटो गेव प्राइमेसी, प्लेटो गेव प्राइमेसी टू स्टेट, ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये आंसर मैंने लिखा हुआ जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये तो इसको आप बेटर भी कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने अपना लिखा हुआ, इसको मॉडल आंसर मत समझना, एक इसको आप ड्राफ्ट आंसर समझ लेना, ठीक है। प्लेटो गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड बिल्ट हिज स्टेट on the quality of souls, built his state on the quality of souls and gave power to the philosopher king, gave power to philosopher king who had passion for knowledge and was curious to learn and was curious to learn. Next point, Popper in his book
The open society and its enemies. Popper in his book Open Society and its enemies. Open societies and its enemies talked about Plato, Hegel and Marx. ये 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसलिए हम थोड़ा इसको और लिख रहे हैं. टॉक्ड अबाउट प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स. लिखा था हमने उस दिन भी, प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स, कॉमा, बिलीव्ड them to be enemies of open society, believed them to be enemies of open society, and stated that Plato is not criticized because of quote unquote spell of Plato, because of spell of Plato. Next point, next paragraph. Point मतलब next paragraph. सारे paragraphs है next. Popper argued that political philosophy advocated for hierarchical and authoritarian society. Hierarchical and authoritarian society. Hierarchical and authoritarian society. अंडरलाइन कर देना, hierarchical and authoritarian को अंडरलाइन कर लेना. Hierarchical and authoritarian society that was incompatible with the principles of open society. Incompatible with the principles of open society. Next point. Popper accuses Plato of historicism, holism and essentialism. अंडरलाइन कर देना इसको. ठीक है, हमने समझा था कल. Historicism, holism and essentialism. Full stop. Popper saw Plato's ideal state as one that emphasized Popper saw Plato's ideal state as one that emphasized strict class hierarchy and philosopher king as an ultimate authority. Next point. Plato's ideal state involved, next paragraph. Plato's ideal state involved rigid class system and society was built on rigid class system को अंडरलाइन कर देना. rigid class system को अंडरलाइन कर लो. rigid class system and society was built on functional specialization, underline, comma, proper stationing, underline, and non-interference, underline. Non-interference, underline. Full stop. According to Popper, these ideas reflected towards
reflected towards a tendency of totalitarianism where individual freedom and autonomy is restricted, and Plato bears deep distrust towards democracy. अंडरलाइन कर लेना डीप डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी को, डीप डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ. देखो ये आपके वर्ड लिमिट से एक्सीड करेगा आंसर जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है. आप इसको रैशनलाइज कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट लिखो, प्लेटोज आइडियल स्टेट लेड एक्सेसिव फोकस ऑन यूनिटी. अंडरलाइन कर लेना एक्सेसिव फोकस ऑन यूनिटी को, लेड एक्सेसिव फोकस ऑन यूनिटी विच कर्टेल्स इंडिविजुअलिज्म. ऊपर लिखा था हमने होलिज्म, उसी चीज की बात कर रहे हैं, विच कर्टेल्स इंडिविजुअलिज्म. फुल स्टॉप. Giving absolute power to the philosopher king, would eventually lead to tyranny. एक मिनट. Eventually lead to tyranny. Next point, next paragraph. Popper criticized Plato as, वो जो हमारी फेवरेट लाइन है, एंटी इंडिविजुअलिस्ट. अंडरलाइन कर लेना, कॉमा, एंटी ह्यूमनिस्ट and anti-democratic with the aim of arresting all social change, and hence Plato was termed as first fascist. Next, last conclusion. However, Levinson in his book in defense of Plato stated that Plato's ideas were based on virtue of citizens and the philosopher king was an epitome of sacrifice. Full stop. And Popper himself did not completely reject Plato, and stated that Western thought
वेस्टर्न थॉट हैज बीन ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट हार्डली एवर नॉन प्लेटोनिक। ठीक है, तो ये पॉपर की स्टेटमेंट है। पॉपर कहता है कि वेस्टर्न थॉट हैज बीन ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक। मतलब क्या है, कह रहा कि दो ही धड़े हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, एक जो प्लेटोनिक है, दूसरा जो एंटी प्लेटोनिक है। नॉन प्लेटोनिक कोई नहीं है। मतलब एवरीवन इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हैज इनकॉर्पोरेटेड समथिंग फ्रॉम प्लेटो। ठीक है, एवरीवन फ्रॉम द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हैज इनकॉर्पोरेटेड समथिंग फ्रॉम प्लेटो। इसीलिए उसने बोला कि यार दो ही स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वन इज प्लेटोनिक, सेकंड इज एंटी प्लेटोनिक। बात समझे मेरी? हाँ या ना? सो दिस इज हाउ यू टू राइट द आंसर। तो जो अभी हमने प्लेटो किया है उसका इस तरह से आपने आंसर लिखना है